हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज आपके लिए कुछ अलग विशेष प्रकार का वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि यह आपके कितने मतलब का साबित होता है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में ही नहीं आते हैं, और जब हमारे शब्द समझ में नहीं आएंगे तो हम अपना मनोवैज्ञानिक का जो पोर्शन होता है पेपर में उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा शब्द लिए गए हैं। अगर ये शब्द आपने सीख लिए तो समझ लो कि मनोवैज्ञानिक के इस पेपर में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं और उनका मतलब क्या होता है, यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला शब्द है अधिगम। अधिगम आपने हर एक क्वेश्चन में देखा होगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव के द्वारा जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो मतलब ये हुआ कि अधिगम का मतलब है कि हम पूर्ण रूप से सीख चुके हैं। जब आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे या लर्निंग कहेंगे। दूसरा हमारा शब्द आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कहते हैं संज्ञान। अब प्रश्न में अगर संज्ञान लिखा हुआ है तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, संज्ञान का मतलब सीख लेना है। इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। प्रतिक्रिया के द्वारा सीखना क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है। संज्ञान इफेक्टिव लर्निंग है ना, इस तरीके से। तो कॉग्निटिव जो संज्ञान है वो भी आपका एक लर्निंग का ही पोर्शन है, आपके संज्ञान में है, मतलब आप उसे जानते हैं। अनुभूति, अनुभूति को कहते हैं प्रेसेप्शन। प्रेसेप्शन अनुभूति को कहते हैं। इसमें देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाएगा, देखकर, सुनकर या फिर स्पर्श करके जब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो उसे हम अनुभूति कहते हैं, ध्यान रखना है। चौथा हमारा शब्द आता है संवेदना, सेंसेशन। अच्छा, संवेदनाएं, आपने संवेदनात्मक या संवेदना इस तरह के शब्द पढ़े होंगे। तो उसका मतलब होता है देखना, सुनना, सूंघना, चखना या छूना। ये सब क्या है, संवेदना है। कोई व्यक्ति संवेदनात्मक क्रिया कर रहा है, मतलब वो या तो टच कर रहा है या छू रहा है या सूंघ रहा है या सुन रहा है या देख रहा है। तो ये सभी किस में आएंगे, संवेदनात्मक आएंगे। उदाहरण समझ लेते हैं। आँख से रंग देखना संवेदना है, रंग को सुंदर समझना अनुभूति है। ठीक है ना। अगला चलते हैं। अगला एक शब्द आता है इंद्रिया। इसका मतलब आपको पता होगा, जैसे नेत्र, दृष्टि या देखना, कान या कान, श्रवण या सुनना, नासिक, घ्राण या सूंघना, और जिह्वा का मतलब होता है रसना, स्वाद या स्पर्श। किसका, स्किन का। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। छठा हमारा शब्द है अधिग्रहण। अधिग्रहण कहते हैं एक्वाइजेशन। भाषा, ज्ञान, भाषा, कौशल, आदतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्वाइजेशन कहते हैं। जब हम ज्ञान सीख रहे होते हैं, भाषा सीख रहे होते हैं, कौशल सीख रहे होते हैं, उस आदतों को जब सीख रहे होते हैं, इनको सबको प्राप्त करेंगे तो उसे कहेंगे एक्वाइजेशन, ध्यान रखना है। अगला है इमोशंस। संवेग, तो संवेगात्मक भी आता है, यानी संवेगात्मक मतलब इमोशन से भरपूर। तो इसमें आनंद, क्रोध, भय, दुख, प्रेम, आश्चर्य, ये सब क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थितियों में विभिन्न इमोशन या संवेग तय करता है। जैसे यदि वो किसी की मृत्यु में जाएगा तो वो शांत रहेगा, लेकिन वहीं हर्षोल्लास वाली यानी शादी वाली जगह पर जाएगा तो वह शांत नहीं रहेगा। तो यही क्या है, हमारे इमोशंस हैं। अगला है हमारा, अगला वर्ड है सकारात्मक संवेग। अब इमोशंस हैं लेकिन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो आनंद, खुशी, प्रेम, स्नेह, संतोष, उत्साह, अनुभूति, ये सब क्या हैं, ये सकारात्मक या पॉजिटिव इमोशंस की श्रेणी में आते हैं। ये तब होंगे जब आप खुश होते हैं। नकारात्मक, नकारात्मक संवेग में नेगेटिव इमोशंस में क्रोध आएगा, भय आएगा, दुख आएगा, चिंता, निराशा, लज्जा,
ये सब किस में आते हैं? ये नकारात्मक या नेगेटिव इमोशंस में आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रगतिशील शिक्षा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा को आपने कई क्वेश्चन में देखा होगा लिखा हुआ। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है वो समझने की कोशिश करिए। हमारा मेन उद्देश्य होता है कि क्वेश्चन पहले हमारी समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन हमारी समझ में ही नहीं आएगा तो हम आंसर उसका क्या लगाएंगे। और क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरी है उनकी वोकैबुलरी को जानना। तो यहाँ पर वही काम हम कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है उन्नति रेट। उन्नति रेट ऑफ प्रोग्रेशन। सीखने की वह गति रफ्तार जिससे कोई बालक ज्ञान कौशल या व्यवहार में प्रगति करता है उसे कहेंगे रेट ऑफ प्रोग्रेस। एक बच्चा है जो बहुत तेज़ी से सीख रहा है, दूसरा बच्चा है बहुत स्लो सीख रहा है। तो इसमें स्लो रेट है, इसमें हाई रेट है, ये ध्यान रखना है। रेट से याद आया, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ेगा। जैसे आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है वैसे हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की थोड़ी सी आवश्यकता होती है। अगला है भावनात्मक इमोशंस। तो खुशी, दुख, डर, क्रोध, प्रेम, चिंता आज सभी क्या हैं? भावनाएं हैं या इमोशन हैं। अगला है समायोजित एडजस्टेड। जो बच्चा नए माहौल, नियमों और लोगों के साथ खुद को अनुकूल बना ले वह समायोजित कहलाता है। समायोजित का मतलब होता है दूसरे समाज में ढल जाना, समायोजित। अगला है संक्रियात्मक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है। संक्रियात्मक क्या है? इसको ऑपरेटिव या ऑपरेशनल कहते हैं। क्रिया का संचालन से संबंधित है। करके सीखना, जहाँ विद्यार्थी किसी कार्य को स्वयं करता है, प्रयोग करता है और नियंत्रित करता है, उसको हम संक्रियात्मक कहेंगे। आपको अर्थ में समझ में आ गया होगा कि संक्रियात्मक का अर्थ होता है किसी को ऑपरेट करना। बच्चा जब प्रयोग करता है, खुद से प्रयोग करता है, कुछ सीखता है बच्चा, तो ये सीखना ही क्या हो जाएगा? यही आपका ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल कंडीशन हो जाएगी। आगे शब्द है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। सहभागिता से आपको नज़र आ रहा होगा किसी कार्य, गतिविधि, प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। केवल सुनना नहीं बल्कि बोलना, करना, सोचना, मिलकर काम करना क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाता है। आप अपना एक प्यारा सा कमेंट्स और एक लाइक वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा सामाजिक कौशल। अब सामाजिक कौशल का मतलब है मिलजुल कर रहना, बात करना, सहयोग करना और संबंध निभाना सामाजिक कौशल में आता है। तो ये इसके शब्द के मीनिंग हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपको मीनिंग पता होंगे तो आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मूर्त चिंतन बहुत आता है, बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि मूर्त चिंतन क्या है। देखिए ठोस, प्रत्यक्ष, दिखाई देने वाली वस्तुओं के आधार पर जो सोच बनती है, बच्चा जो देख सकता है, छू सकता है, गिन सकता है, उसी के आधार पर वह सोचता है और समझता है। तो इसको मूर्त चिंतन कहा जाता है, यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग। जब ठोस, प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली वस्तुओं के आधार पर सोच बने उसे क्या कहेंगे? मूर्त। अगला है, ये भी बहुत पूछा जाता है, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठोस वस्तुओं के बिना विचारों, प्रतीकों, नियमों, अवधारणाओं के आधार पर सोचने की क्षमता जो दिखाई छुई ना जा सके, जैसे न्याय, स्वतंत्र, समय, प्रेम, ये सब क्या है? अमूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। और वहीं अमूर्त चिंतन को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर, सॉरी ये प्रश्न नहीं है। अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? समान गुणों वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं के बारे में बनी मानसिक धारणा को क्या कहते हैं? हम अवधारणा कहते हैं। समान गुणों वाली वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं के बारे में बनी अवधारणा को क्या कहेंगे? कंसेप्ट कहेंगे। जैसे कुर्सी। अब कुर्सी हमारे दिमाग में आते ही समझ में आ जाएगा। कुर्सी लकड़ी की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, लोहे की हो सकती है,
अलग अलग तरह की कुर्सियाँ हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन सभी का काम क्या है, सभी का काम है बैठना। अगला है पंछी, पंछी का उड़ना, पंख होना, इसमें तोता, कौवा, कबूतर सब आ जाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्या है ना। आगे चलते हैं। अगला हमारा जनरलाइजेशन यानी सामान्यकरण। सामान्यकरण क्या है, एक स्थिति अनुभव में सीखी गई बात को समान परिस्थितियों में लागू करना। हमने कोई चीज़ यहाँ सीखी, अब उसी सीखी हुई चीज़ को हम दूसरी जगह जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसे कहेंगे हम जनरलाइजेशन। समझ में आया। जैसे आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेन का टिकट कैसे मिलता है। यदि आपको ये पता चल गया एक बार कि ट्रेन का टिकट कैसे मिलता है, तो अगली बार आप उसी रेलवे स्टेशन पर टिकट आसानी से खरीद सकते हैं और आपको पता होगा कि टिकट मिलने का प्रोसेस क्या है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, जनरलाइजेशन कहेंगे, ध्यान रखना है। पहले स्पेशलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जनरलाइजेशन होता है। आगे है निगमन, इसके बिना पेपर नहीं बनता है भाई साहब, है ना। 1 लाइक तो बनता है इस क्वेश्चन के खातिर, इस क्वेश्चन के लिए 1 लाइक मुझे भी बनता है। निगमन सामान्य नियम, सिद्धांत से विशेष की ओर निकलते हैं। पहले रूल होगा, बाद में एग्जाम्पल आएंगे। निगमन, निगमन में पहले रूल बाद में एग्जाम्पल। पहले नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद किसी खास स्थिति पर लागू किया जाता है तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल। पहले रूल बना लो, फिर उसके 2 एग्जाम्पल, तो ये आएगा निगमन में। अगला हमारा आगमन। आगमन भैया जी ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगमन और निगमन ध्यान रखना है। विशेष उपकरणों तथ्यों से सामान्य नियम या सिद्धांत निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आगमन कहलाती है, ठीक है ना। पहले उदाहरण देखिए, फिर उसमें नियम बनाइए। पहले उदाहरण फिर नियम। देखो जीववाद, जीववाद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जीववाद का अर्थ होता है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन, भावना या चेतना मान लेना। बच्चा सोचता है कि सूरज चलता है, खिलौने दुखी होते हैं, पत्थर को दर्द हुआ था, यह जीववादी सोच है। चांद मेरा पीछा कर रहा है, कुर्सी ने मुझे मार दिया, गुड़िया रो रही है, ये भी सब किसके स्रोत हैं, जीववाद के स्रोत है, ध्यान रखना है। अगला केंद्रितता यानी सेंट्रेशन, किसी वस्तु या स्थिति में केवल एक ही पहलू पर ध्यान दिया जाए, अन्य पहलुओं को अनदेखा कर दिया जाए। बच्चा एक ही बात पर अटक जाता है, पूरी स्थिति को एक साथ नहीं देख पाता। इसी चीज़ को क्या कह रहे हैं वो, इसी चीज़ को कह रहे हैं केंद्रितता। आगे चलते हैं। आगे है अहं केंद्रिता। अहं केंद्रिता क्या है, ईगो सेंट्रिज्म। अहं केंद्रिता का अर्थ है दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाना और अपनी ही सोच को सही मानना। दूसरा किस दृष्टिकोण से बात कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो हम सोच रहे हैं वो एकदम सही है। इसी चीज़ को कहते हैं हम ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है ना। बच्चा सोचता है कि सब लोग वही देखते सोचते जानते हैं, वह स्वयं जानता है ना। अगला चलते हैं। आत्म केंद्रित सोच, इकोसेंट्रिक थिंकिंग, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना और अपनी सोच और अनुभव के लिए सम्मान मान लेना, समान मान लेना। बच्चा सोचता है कि जो मैं देखता हूँ जानता हूँ वही सब देखते और जानते होंगे। अगला प्रश्न संख्या हमारे पास है 27 नंबर वर्ड, प्रतिवर्तिता। प्रतिवर्तिता क्या है, किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलट देना और मूल अवस्था में पहुंचा देना ही क्या कहलाएगा, प्रतिवर्तिता कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। बच्चा समझ पाता है कि जो किया गया है उसे वापस किया जा सकता है। बच्चा की समझ में ऐसा होता है कि जो हम कर रहे हैं उसे हम वापस कर सकते हैं। पानी संरक्षण, चौड़े गिलास से पतले गिलास में पानी डालने पर बच्चा समझे कि अगर इसे वापस चौड़े गिलास में डाल दिया जाए तो वह मात्रा वही रहेगी, है ना। तो ये सब किस में आएगा, रिवर्सिबिलिटी में आएगा। आगे है आपका प्रोत्साहित। प्रोत्साहित में क्या है, किसी व्यक्ति के उत्साह, आत्मविश्वास और कार्य करने की इच्छा को जगाना, ठीक है ना। तो प्रोत्साहित हौसला बढ़ाना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहन देना, ये सब किस में आएंगे, प्रोत्साहित में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा शब्द है प्रेरणा, मोटिवेशन। अच्छा ये अपने आप में है
कि मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ठोको एक लाइक इस क्वेश्चन के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह आंतरिक या बाह्य शक्ति जो किसी को कार्य करने के लिए और जारी रखने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो कोई ऐसी शक्ति है हमारे अंदर या शरीर से बाहर जो किसी काम को शुरू करने, जारी करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति प्रदान करेगी, है ना। अब देखो इसमें आगे क्या है। काम करने की इच्छा, जिसे प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा के प्रकार दो होते हैं, एक तो होगा आंतरिक। अब आंतरिक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा होता है वाय, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक में भीतर से आने वाली इच्छा होती है, जैसे सीखने का आनंद, जिज्ञासा, जबकि एक्सटर्नल में बाहर से कारण, जैसे पुस्तक, अंक, प्रशंसा, ये सभी इत्यादि देखने को मिलते हैं। अगला शब्द हमारा प्रक्रियात्मक, प्रोसीड्यूरल, किसी कार्य को करने में निर्धारित तिथि, चरणों या क्रम से संबंधित, कदम दर कदम तरीका क्या कहलाएगा? प्रक्रियात्मक, कदम दर कदम तरीका। आगे चलें, अगला है कौशल यानी स्किल, किसी कार्य को सही, कुशलतापूर्वक, आत्मविश्वास के साथ करना क्या कहलाता है? कौशल कहलाता है, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा पुनर्वलन किसे कहेंगे? रीइंफोर्समेंट को। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यवहार को मजबूत किया जाता है और वह व्यवहार दोबारा घटित होता है, तो दोबारा घटित हो, अच्छा काम दोहराने के लिए हौसला या इनाम मिले, ये किस में आएगा? पुनर्वलन में आएगा, ध्यान रखना है। आगे है पॉइंट नंबर 33, संतुलीकरण कहते हैं इक्विलिब्रियम। नए अनुभवों और पहले मौजूद ज्ञान के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। जब बच्चा नई बात सीखते समय पुरानी ज्ञान को समायोजित करता है तो सोच में संतुलन बना लेता है और वही चीज़ क्या कहलाती है? संतुलीकरण कहलाती है। आगे है 34, आकलन यानी एसिमिलेशन, नई जानकारी या अनुभवों को पहले से मौजूद ज्ञान या संरचना में शामिल करना। मतलब पहले से हमारे अंदर कोई नॉलेज थी, अब उसी में हम दूसरी जानकारी को शामिल कर लें, तो इसी को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। नई बात को पुराने के साथ फिट कर देना समाकलन कहलाता है। उदाहरण, बच्चा सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता कहना है। पहले से जोड़ जानने वाला कोई नई संख्याओं का भी जोड़ नियम समझ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आसानी से आप बता सकते हैं एसिमिलेशन क्या है। जो आपकी पुरानी जानकारी है उसी में आपको नई जानकारी को सम्मिलित करना है। स्कीमा यानी संरचना, मस्तिष्क में मौजूद वह मानसिक ढांचा जिसके आधार पर व्यक्ति जानकारी को समझता है, संगठित करता है और प्रतिक्रिया देता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? संरचना या स्कीमा। स्कीमा हमारे ब्रेन में होता है और हर किसी के ब्रेन का एक प्लान होता है, उसी को हम स्कीमा कह रहे हैं। जैसे सोचने का ढंग, समझने का फ्रेम, संरचना। बच्चा कुत्ता की संरचना की बात करता है, 4 पैर, मूंछ, भौंकना। बाद में वह बिल्ली को देखकर पहले से ही कुत्ता कह सकता है। ये इसकी पुरानी संरचना की समझ का भी सिद्धांत होता है। आगे चलें, अगला है अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। अब अनुकूलन क्या है? नई जानकारी या अनुभव के अनुसार अपनी पुरानी मानसिक संरचना स्कीमा में कोई बदलाव करना या नई संरचना को जोड़ना। जब पुराना ज्ञान काम नहीं आता तो सोच का ढांचा बदलना ही क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। अगर हमारे पास कोई पुरानी नॉलेज है जो हमारे कोई काम नहीं आ रही है और हमें उसका ढांचा बदलना है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। बच्चा पहले सभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहता है। जब उसे कुत्ता और बिल्ली को अंतर समझा जाता है तब वह नई संरचना को बनाता है और उसी संरचना को जोड़ने को हम क्या कह रहे थे? एसिमिलेशन। संज्ञानात्मक विकास, इसका भी आपने बहुत ही सुना होगा, बहुत कई क्वेश्चन में देखा होगा कि संज्ञानात्मक विकास लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? सोचने, समझने, याद करने, तर्क करने, समाधान, समस्या की क्षमता में क्रमिक विकास। बच्चे की बुद्धि और सोच समय के साथ विकसित होती है, वही क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास की क्षमताएं कौन कौन सी हैं? ध्यान है, स्मृति है, तो तर्क और सोच, समाधान, समस्या और अवधारण,
निर्माण, ये सभी विशेषता हैं। आगे चलते अगला शब्द है असतत। असतत, असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यू, ये जो कोई कंटिन्यू नहीं है उसको हम असतत कहते हैं। जो निरंतर न होकर चरणों या अवस्था में घटित हो, ठीक है ना, उसे कहेंगे डिसकंटिन्यू। आगे चलते हैं 39 विविध। विविध कहते हैं डाइवर्स या वैरायटी, है ना, तो उसको कहेंगे विविध। विभिन्न प्रकार का, अनेक प्रकार का हो सकता है, जहाँ एक जैसे नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार हों, उसे क्या कहेंगे हम, विविध कहेंगे, ठीक है ना। कक्षा में बच्चे बुद्धि, रुचि, भाषा, पृष्ठभूमि, सीखने की गति के हिसाब से अलग अलग होते, इसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला है मेमोरी। सीखी हुई जानकारी या अनुभव को सुरक्षित रखना, आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद करना, यही क्या है, मेमोरी का एक पार्ट है। सीखना, याद करना, फिर से याद करना और स्मृति, यानी वो उसे याद हो जाएगा। अगला है संकलन और कोडन। इनकोडिंग क्या है, नई जानकारी को इस रूप में बदलना कि उसके मस्तिष्क में संग्रहित किया जा सके। कोई नई जानकारी मिल रही है और मैं उसे अपने हिसाब से सीखता हूँ, तो उसको संकलन कहेंगे या इनकोडिंग कहेंगे। सीखी हुई जानकारी को याद रखने योग्य बनना। कोडन, कोडन कैसे होता है, जैसे दृश्य कोडन है, चित्र, रंग, चार्ट, शब्द सुनकर, और अर्थात्मक कोडन, अर्थात्मक जो है वो अर्थ समझकर होगा। आगे चलें, आगे है पुनः स्मरण। क्या होता है, रिट्राइवल, स्मृति में संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर वापस याद कर पाना। जो याद रखा जाता है उसे फिर से निकाल कर याद कर लेना पुनः स्मरण कहलाता है। पुनः स्मरण दो तरीके के होंगे, रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन, ये ध्यान है रखना है। अगला है हमारे पास 43 सहज काल। लेटेसी पीरियड कौन सा होता है, बाल विकास की वह अवस्था जिसमें यौन प्रवृत्तियां सुप्त दबी हुई होती हैं और बच्चा मानसिक एवं बौद्धिक एवं नैतिक विकास के पर अधिक ध्यान देता है। यह शांत विकास काल है जहाँ बच्चा पढ़ाई, मित्रता, खेल, नियमों पर ज़्यादा ध्यान देता है या ज़्यादा उन पर केंद्रित रहता है। अगला है 44 नंबर मूल काल। मूल काल क्या होगा, बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे की संतुष्टि का मुख्य स्रोत मुंह से चूसना होता है। आयु सीमा जन्म से लेकर 1 वर्ष तक। मुख्य विशेषता है चूसना, अंगूठा चूसना, वस्तुओं को मुंह में लेना इत्यादि। अब आते हैं 45 नंबर पर व्यवहारिज्म। व्यवहारात्मक एक मनोविज्ञान दृष्टिकोण है जिसमें अधिगम को बाह्य, प्रत्यक्ष और मापने योग्य व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। इसमें मन की आंतरिक प्रक्रियाओं के बजाय उत्तेजना प्रक्रिया एसआर पर जोर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। व्यवहारवाद में एसआर जो दिखाई दे और मापा जा सके वही व्यवहार, और सीखने के व्यवहार में परिवर्तन। आगे आपका क्रियापरक। क्रियापरक भी अति महत्वपूर्ण शब्द है, समझ लीजिएगा। क्रिया कार्य पर आधारित जहाँ व्यवहार अपने परिणामों, इनाम या दंड से नियंत्रित होता हो। क्रियापरक का प्रयोग क्रियापरक ऑपरेंट कंडीशनिंग के संदर्भ में है। इसमें व्यक्ति स्वयं कोई क्रिया करता है और उस क्रिया के परिणाम के आधार पर वह अपने व्यवहार को मजबूत करता है, ये ध्यान रखना है क्रियापरक। अगला चलते हैं गेस्टाल्ट बात थ्योरी। तो इसमें क्या है, संपूर्ण उसके भागों के योग से है अधिक। तो संपूर्ण जो है वो उसके भागों से क्या होगा, अधिक होगा। मान लो मैंने आपको कोई एक फ़ोटो दिखाई, तो फ़ोटो को आप पहले रफली देखेंगे पूरे फ़ोटो को, फिर उसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम मिलाना शुरू करते हैं। तो इसका व्यक्ति वस्तुओं स्थितियों को समग्र रूप से देखता है, ना कि अलग अलग टुकड़ों में। और हम पहले पूरी तस्वीर समझें फिर उसके हिस्सों को। तो यही क्या है, गेस्टाल्टवाद है, ध्यान रखना है। प्रॉक्सिमिटी जो वस्तुएं एक दूसरे के पास होती हैं उन्हें हम एक समूह में देखते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमिटी कहेंगे। आसपास रखी चीज़ों को एक साथ एक ही धागे में पिरो दिया जाता है। कक्षा में आसपास बैठे समूह के छात्र एक जैसे होते हैं, तो ये प्रॉक्सिमिटी है। अगला है समापन, क्लोजर। गेस्टाल्ट सिद्धांत अधूरी व टूटी हुई आकृति को मन में भी पूरा मान लेना क्लोजर कहलाएगा। मान लो कोई आधी पिक्चर बनी हुई है, तब आप उस पूरी पिक्चर को इमेजिन कर लेते हैं, तो समझ लो आपका क्लोजर बहुत बढ़िया है। दिमाग खाली जगह खुद भर देगा और हमें पूरी आकृति दिखाई देती है। जैसे
अधूरी गोला रेखा को भी हम पूरा करने पर समझ लेते हैं कि डॉट्स या छोटी रेखाओं से बनी आकृति को पूरी आकृति रूप में देखना। लिखावट के कुछ अक्षर अधूरे हों फिर भी शब्द समझ आ जाए। अगला है इंसाइट। अब इंसाइट किसे कहते हैं? समस्या का अचानक समाधान निकालना क्या कहलाएगा? इंसाइट कहलाएगा। एक्सटिंक्शन, सीखे व्यवहार का समाप्त होना क्या कहलाएगा? एक्सटिंक्शन कहलाएगा। अगला रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है सीखने के लिए तैयारी, मानसिक तैयारी। और इसका फोल्डिंग, अध्यापक द्वारा छात्र को दी जाने वाली स्थायी सहायता। अगला है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है? अपनी कमी दूसरों पर थोपना क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा, ध्यान रखना है। अगला है रेशनलाइजेशन, तर्क संगीतकरण, गलत व्यवहार को सही ठहराना। उससे अगला डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म का है चिंता से बचाव की मानसिक प्रक्रिया को हम डिफेंस मैकेनिज्म में रखते हैं। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।